दोस्तों एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हम इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका डायरेक्ट इक्विटी यानी कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका, जिसमें कि हम डायरेक्टली स्टॉक्स को बाई करके अपनी पोर्टफोलियो में रख रहे होते हैं। दूसरा तरीका अगेन यहाँ पे ETF इन्वेस्टमेंट का तरीका, यानी कि ETFs एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जिनको कि अगेन हमने अपनी पोर्टफोलियो में रखना होता है। ये काम तो करते हैं म्यूचुअल फंड की तरह, लेकिन ट्रेडिंग होती है इनकी स्टॉक्स की तरह। आगे हम डिटेल में समझेंगे। और तीसरा तरीका होता है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का, इन सर्टेन म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करती हो, उनमें इन्वेस्टमेंट करने का। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हाउ टू इन्वेस्ट फर्स्ट 5000 इन स्टॉक मार्केट या हाउ टू क्रिएट फर्स्ट 5000 स्टॉक्स पोर्टफोलियो। तो डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में इसी के बारे में एग्जांपल्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो जब भी हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास तरीके चाहे जितने भी हों, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हम स्टॉक मार्केट में यानी कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब यहाँ पे हमारा जो स्टॉक मार्केट होता है, ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे कोई भी लाइव प्राइसेस नहीं ले रखे हैं, एडहेरिंग टू द सर्टेन सेबी रूल्स। यहाँ पे स्टॉक मार्केट जो होता है वो शॉर्ट टर्म में भले ही वोलाटाइल रहे, यानी कि उसमें हमें उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें एक हायर हाइज हायर लोज वाला पैटर्न दिखाता है। तो ऐसे में हमारा फोकस होना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते समय जब भी हम बात करते हैं इक्विटी पोर्टफोलियो क्रिएट करने की, खासतौर पे पहले 5000 की पोर्टफोलियो क्रिएट करने की, तो वहाँ पर डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए बहुत रिस्की होता है, क्योंकि वहाँ पे रिसर्च करना होता है और हमें फिगर आउट करना होता है कि वेदर कंपनी में पोटेंशियल है या नहीं। ठीक, ये तो बात हो गई स्टॉक्स की। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में बेसिकली किसी तरह की हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती है। हमें थोड़ा बहुत रिसर्च करना होता है म्यूचुअल फंड की स्कीम पर, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड कर रहे होते हैं। हमें ये देखना होता है कि वो जो इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड स्कीम है वो किन तरह की इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, सो जो डायरेक्ट स्टॉक्स में अगर फर्स्ट 5000 इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है, तो कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जिनमें कि कई सालों से 5000 रुपए का प्राइस इसके नीचे देखा ही नहीं है। यानी कि ये सर्टेन एग्जांपल हम ले रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी का, 2013-2014 में ही इसका स्टॉक प्राइस 5400 के आसपास था। अब यहाँ पे लाइव प्राइसेस हम डिस्कस नहीं कर रहे, सिंस ये एग्जांपल हम ले रहे हैं कंपनी का नाम भी रिवील नहीं कर रहे हैं। सर्टेन जो स्टॉक होता है, सर्टेन स्टॉक माइट नेवर सी 5000 रुपीज 5000 इन दियर लाइफ टाइम आफ्टर वन इंस्टेंस। यानी कि पहले ऑब्वियसली 5000 से कम रहा होगा, एक समय ऐसा है 5000 के ऊपर गया, बट कभी फिर से 5000 पर आया ही नहीं। तो ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी, किन बातों पे हमें ध्यान रखना चाहिए, और क्या हमें 5000 आने का इंतजार करना चाहिए, ये सवाल हमारे मन में आते हैं। देखिए, जहां तक रही बात इंतजार करने की, तो स्टॉक मार्केट में कभी कभी हमें 1-2 साल क्या 5-6 साल भी इंतजार करना पड़ता है स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हो सकता है कि 5000 रुपए का प्राइस कभी आए ही ना। तो ऐसे में अदर स्टॉक्स भी है मार्केट में, ऐसा नहीं कि एक के पीछे हम पड़ गए तो उसी के पीछे हम पड़े रहे, उसी पे पड़े रहेंगे तो वहां पे फिर जो बाकी चीजें हैं उन पे हम फोकस नहीं कर पाएंगे। तो हमें अदर स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी होगी। अब यहाँ पे कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनमें कि 5000 रुपए कभी नहीं दिख रहा होता है, बट उन्होंने इतनी बार बोनस शेयर दे दिया होता है एंड अपना जो फेस वैल्यू जनरली जो 10 का होता है उसको स्प्लिट कर करके फेस वैल्यू 1 कर लिया होता है, कि अगर हम वहां पे कैलकुलेट करें उनके प्राइसेस तो 5000 क्या, इवन कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनका कि स्टॉक प्राइस 50,000 से भी ऊपर होता अगर उन्होंने बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट ना किया होता। ठीक है, तो इन इम्पॉर्टेंट बातों पर हमें ध्यान देते हुए स्टॉक्स में रिसर्च करनी चाहिए, जहां तक बात है डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो कुछ कंपनियां जो है कभी भी 200 का मार्क भी आपको दिखेगा चार्ट में कि क्रॉस नहीं कर रही हैं, बट उन्होंने भर भर के बोनस शेयर दे रखा है, उन्होंने भर भर के स्टॉक स्प्लिट कर रखे हैं। अब यहाँ पे ये सर्टेन जो कंपनी है, इसका अगर हम देखें
तो आप देखिए 2017 में 1:2 का बोनस शेयर, 2018 में दिया, 2022 में दिया, 2025 में दिया। कंपनी डीमर्ज होने के बाद भी बोनस शेयर्स देती रही। तो ये जो कंपनी बोनस शेयर्स देती है, बोनस शेयर्स ऑब्वियसली होता क्या है ये हमें समझना इंपॉर्टेंट है। हमने कई बार अपनी वीडियोस में डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, बट यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। मान लीजिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं आप किसी कंपनी मिस्टर एबीसी के, ये मिस्टर एबीसी जो है डिसाइड करती है कि बोनस शेयर देना है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को 1:1 की रेशियो में। तो होता क्या है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को 1:1 की रेशियो में बोनस शेयर मिलने के साथ ही साथ, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट आपका 100 शेयर्स का है उस कंपनी में, तो यहाँ पे बोनस शेयर के बाद आपके पास 200 शेयर्स हो जाएंगे, इंक्लूडिंग द एग्जिस्टिंग 100 शेयर्स एंड 100 शेयर्स विच आर गिविंग एज अ बोनस शेयर इशू। अब यहाँ पे हम में से मोस्टली इन्वेस्टर्स धोखा यहाँ खा जाते हैं, ये सोचते हैं कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट रहता है वो जस्ट डबल हो जाता है बिकॉज ऑफ द बोनस शेयर। ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि एक्स डेट पर प्राइसेस जो हैं वो जस्ट डिवाइड बाय वो जो पर्टिकुलर फ्रैक्शन होता है वो हो जाता है। यानी कि 1:1 की रेशियो का अगर बोनस शेयर दिया है और स्टॉक प्राइस 1000 रुपये ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पे जस्ट डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, स्टॉक प्राइस नया 500 रुपये ट्रेड करने लगेगा। मान लीजिए फिर से प्राइस 1000 पहुंचा, फिर से यहाँ पे 1:1 की बोनस शेयर इशू कर दिया, फिर से प्राइस 500 आ गया, फिर से ऐसा हुआ 3-4 बार ऐसे बोनस शेयर अगर 10-15 साल में दे दिया कंपनी ने, तो प्राइस तो हमें देखने में 500 ही लगेगा, बट अगर बोनस शेयर ना इशू किया होता तो वहाँ पे 2500, 3000 या इवन 5000 भी प्राइस हो रहा होता। तो ये बात हम में से मोस्टली इन्वेस्टर्स को नहीं पता रहती है। इसके साथ ही साथ कंपनी जो है अपना फेस वैल्यू भी स्प्लिट करती रहती है, यानी कि फेस वैल्यू जो 10 का होता है कंपनी उसको कम कर देती है और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा देती है। तो वहाँ पे भी वही होता है, नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ जाते हैं लेकिन प्राइसेस भी उसी रेशियो में रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम समझते हैं कि ये सब तो हमने समझ लिया कि भाई हाँ प्राइसेस ये होते हैं, ऐसे कैलकुलेट होते हैं, ऐसे बोनस शेयर इशुएंस के बाद चेंजेस होते हैं प्राइसेस में। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें देखना चाहिए, कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है। और परफॉर्मेंस कैसे हम जज करते हैं? उसके ओवरऑल सेल्स और उसके ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी से। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सर्टेन कंपनी है, मार्च 2014 में 30,000 करोड़ का सेल्स था और यहाँ पे 1596 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट था। अब 2014 के बाद से धीरे धीरे हमें ये देखना होगा कि सेल्स में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है या नहीं, और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है या नहीं। अगर कंपनी बार बार बोनस शेयर दिए जा रही है, शेयर प्राइस में उसके ग्रोथ हो रही है, फिर से बोनस शेयर दिए जा रही है, लेकिन उसकी सेल्स ही नहीं बढ़ रही है, उसकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ही नहीं बढ़ रही है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। तो इसलिए आपको कंपनी के स्टॉक प्राइसेस की जजमेंट के साथ ही साथ कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल्स पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ वैल्यूएशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली जब हम वैल्यूएशन की एनालिसिस करते हैं, वैल्यूएशन स्टडी करते हैं किसी भी कंपनी की, तो वहाँ पे हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। हमारे पास ग्राहम नंबर जज करने का ऑप्शन होता है जिसको कि हम कंपेयर करते हैं स्टॉक्स के मार्केट प्राइस से, और इसके साथ ही साथ हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू फिगर आउट करने का ऑप्शन होता है। हमारे पास कई तरीके होते हैं, डीसीएफ वैल्यूएशन मेथड होते हैं, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल्स होते हैं जहां पे हम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू स्टॉक का और दूसरा होता है सीएमपी यानी कि मार्केट प्राइस जो चल रहा होता है। तो हमारे पास ये जो दो नंबर्स होते हैं राइट, एक तो जो हमें दिख रहा होता है वो होता है, दूसरा हमें जो नहीं दिख रहा होता है इंटेंजिबल काइंड का वो होता है। और इस इंटेंजिबल वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हुए फिर ये देखते हैं कि जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस के अगेंस्ट हमें वैल्यूएशन मिल रही है या नहीं। तो वहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे लिए काम आता है और ये हमें स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। ठीक है, यहाँ तो बात हो गई, यहाँ तक बात हो गई ओवरऑल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की। दूसरा ऑप्शन हमने बताया था कि ईटीएफ्स हमारे पास होते हैं। तो कई सारे ईटीएफ्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। कुछ ईटीएफ्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट, फॉरेन स्टॉक मार्केट होते हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ ईटीएफ्स हैं जो कि यहाँ पे सर्टेन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर इंडेक्स हो गया या फार्मा इंडेक्स हो गया या टूरिज्म इंडेक्स हो गया। तो ये जो ईटीएफ्स होते राइट, ये होते तो स्टॉक की तरह है, यानी कि ये सर्टेन, मान लीजिए एक सर्टेन ईटीएफ है ETX, ये जो है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रहेगा, यानी कि NSE या BSE पर लिस्टेड रहेगा
सर्टेन स्टॉक की तरह ट्रीट किया जाएगा इसको, और इसमें मार्केट आवर्स के दौरान बाय या सेल किया जा सकता है। लेकिन बैकग्राउंड में, बैकएंड में ये काम कर रहा होता है म्यूचुअल फंड की तरह, यानी कि सर्टेन फंड मैनेजर्स होते हैं और फंड मैनेजर्स टेक केयर करते हैं इन्वेस्टमेंट्स का सर्टेन इक्विटी में या सर्टेन इंडेक्स या सेक्टर में। ठीक है, सो ये तो बात हो गई ETF की, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की, जो कि किसी एक सर्टेन अंडरलाइंग कंपनी के फंडामेंटल्स पर ना आधारित होके ये सर्टेन ग्रुप या सर्टेन इंडेक्स या सर्टेन थीम पर आधारित होता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारे पास होता है, जैसे कि हमने बताया, म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड्स में भी कई तरह की AMCs होती हैं। AMCs यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है, ये सर्टेन म्यूचुअल फंड स्कीम्स को हैंडल करती हैं, यानी कि कुछ उनके फंड मैनेजर्स होते हैं और बेस्ड ऑन द इक्विटी टाइप या थीमेटिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ये उस सर्टेन म्यूचुअल फंड स्कीम को मैनेज करते हैं, उसकी जो AUMs होते हैं यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट होते हैं उसको हैंडल करते हैं। अब यहाँ पे कई तरह की कंपनियां हैं, कई तरह की AMCs हैं, चाहे वो मोतीलाल ओसवाल हो या पराग पारेख हो या बंधन हो या SBI हो, ये AMCs ही यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है। ये क्या करती है, ये सर्टेन म्यूचुअल फंड ऑप्शंस होते हैं उनमें म्यूचुअल फंड स्कीम्स लाती हैं और उन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में एक सर्टेन पूलिंग होती है, उस पूल में हम अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने को देते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ डेट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ कमोडिटीज होती हैं, कुछ हाइब्रिड होते हैं, कुछ इक्विटी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सिंस यहाँ पर हम इक्विटी की बात कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स में मोस्टली जो इक्विटी बेस्ड स्कीम्स होती हैं वहाँ से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और ये भी एक तरीका होता है इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। अब बात आती है कि 5,000 को कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो हमने बात कर ली इक्विटी की, स्टॉक्स की, हमने बात कर ली ETFs की, हमने बात कर ली यहाँ पे म्यूचुअल फंड स्कीम्स की। तो इन तीनों में अगर हम ध्यान दें तो स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जहाँ पे हम डायरेक्ट कंपनियों को एक्सचेंजेस पर बाय या सेल करते हैं, यानी कि अगर हमें उसे पोर्टफोलियो में रखना होता है तो हम सर्टेन स्टॉक को बाय करते हैं, उसमें सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं बेस्ड ऑन द शेयर प्राइस। दूसरा ऑप्शन होता है ETF, जो कि काम तो करता है म्यूचुअल फंड की तरह, बट उसको हम हैंडल करते हैं, बाय या सेल करते हैं एक स्टॉक की तरह एक्सचेंजेस पर। अब म्यूचुअल फंड जो होता है वो हम बाय या सेल करते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट पर या सर्टेन ब्रोकर्स के वेबसाइट पर, और उसमें हम सर्टेन यूनिट्स बाय करते हैं। तो मोस्टली क्या होता है, जो हमारे ETFs होते हैं, ETFs के प्राइसेस अगर हम देखेंगे तो जनरली हो सकता है कि 100 से नीचे हो या 200 से नीचे हो, मोस्टली 5,000 के ऊपर बहुत कम इंस्टेंस ऐसा होता है कि हमें एक ETF का प्राइस देखने को मिले। वहीं पे म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो होती हैं वहाँ पर भी बेस्ड ऑन सर्टेन कैटेगरी ऑफ स्कीम्स जो प्राइसेस होते हैं 100 से मोस्टली नीचे होते हैं, कभी कभी 200, 300, 400, 500 से नीचे ही आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट 5,000 इन्वेस्टमेंट करने की जब भी बात आती है तो इन तीनों ऑप्शंस में से हम अपने लिए सर्टेन ऑप्शंस बेस्ड ऑन आवर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी एंड बेस्ड ऑन आवर फाइनेंशियल प्लान्स इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड कर सकते हैं। किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए, कहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स में येस लिख के कमेंट जरूर करिए। हम अगली वीडियोज़ में इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम यहाँ पे इसके बारे में एक्सप्लेन करने लगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो लाइक बटन जो है उसको प्रेस करके हमें जरूर इन्फॉर्म करिए, और साथ ही साथ कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर से जरूर करिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप मार्केट के बारे में सीखते रहिए।